नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल भद्राचार्य आपके अपने चैनल वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया विथ स्पिरिचुअल प्लेसेस में स्वागत है। और मैं अब एक टूर पे हूँ सुंदरवन टाइगर रिज़र्व के। और आप मैप देख सकते हैं, ये सुंदरवन टाइगर रिज़र्व का मैप है। और पहली बार मैं जा रहा हूँ वहाँ सुंदरवन टाइगर रिज़र्व। इस पे एक मूवी भी आई थी रोर करके। और देखिए, इस पे आप फ़ोटोज़ देख के आप समझ सकते हैं। और वहाँ के मैन ईटर्स को दिखाया गया था। दुनिया के सबसे बड़े मैन ईटर्स यहाँ पे रहते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर ही हैं। और इन्हीं के नाम पे पूरे इंडिया के टाइगर्स का नाम रॉयल बंगाल टाइगर पड़ा है। तो चलिए मेरे साथ इस सफ़र पे सुंदरवन टाइगर रिज़र्व। तो दोस्तों, मैं राहुल भद्राचार्य और मैं कोटखाली पहुँच चुका हूँ। और ये ऐसा जगह है जो सुंदरवन टाइगर रिज़र्व के अंदर जाने का मेन लैंड का जो आखिरी जो जगह होता है वो ये है, कोटखाली है। और यहाँ से अब हम जाएंगे बाई बोट। और चलिए अब मेरे साथ आप बने रहिए। तो दोस्तों, ये कोटखाली जगह है, मेनलैंड है इंडिया का। और ये आखिरी जगह है। इस तरफ ये जो नदी दिख रही है ये गंगा की वितरिका है, मातला नदी जिसको बोलते हैं। और इसको क्रॉस करके हम गौसाबा आइलैंड जो सामने दिख रहा है वो गौसाबा आइलैंड जाएंगे। और गौसाबा आइलैंड यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है, सुंदरवन टाइगर रिज़र्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला द्वीप है और मेन मार्केट प्लेस है। तो वहाँ भी कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेसेस, वो देखेंगे हम गौसाबा आइलैंड पे जाके। और बने रहिए मेरे साथ, हम बोट पे जा रहे हैं और इस रिवर को क्रॉस करेंगे। तो दोस्तों, ये जो पानी अगर आप इसको पिएंगे तो ये पूरी तरह सॉल्ट वाला पानी है, बनिए है। क्योंकि यहाँ पे ज्वार आता है, टाइड्स आते हैं, समुद्र बस थोड़ा सा ही आगे है। ये मुहाना है, एक तरह से ये नदी जाके मिल जाती है इसमें। तो लवणीय पानी समुद्र का इसमें आ जाता है, पूरी तरह से खारिया पानी है ये। और ये मातला नदी है, इस तरफ गौसाबा आइलैंड अब हम पहुँचने ही वाले हैं। और कितना सुहाना। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं गौसाबा आइलैंड पे। और यहाँ का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला आइलैंड है सुंदरवन टाइगर रिज़र्व का। और एक तरह से मिनी टाउन है, कस्बा है बहुत बड़ा। और सारी सुख सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। सुंदरवन में जितने भी मतलब गांव हैं, ग्रामीण हैं, उनके लिए ये गौसाबा आइलैंड इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। क्योंकि यहाँ सारी जो ख़रीदारी होती है डेली ज़रूरतों की, या फिर बैंक या पोस्ट ऑफिस, सारी चीज़ें यहाँ गौसाबा आइलैंड पे उपलब्ध हैं। तो आपने देखा कैसे हम मेन आइलैंड से, जो कि कोटखाली था, और वहाँ से हम एक बोट के ज़रिए आए यहाँ पे गौसाबा। और ठीक जैसे ही हम उतरे और सामने हैमिल्टन साहब का बंगलो है, जिसे एक तरह से टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने यहाँ के इसको देखने के लिए एक बनाया हुआ है। तो मैं वहीं पे हूँ और थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ। जो हैमिल्टन साहब थे, ये एक पूंजीपति थे और स्कॉटिश पूंजीपति थे। उस समय जब अंग्रेज़ों का ये था, शासन था यहाँ पे, 1880-90 के आसपास में वो इंडिया आए। और यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये 1903 में यहाँ पे आए। और उन्हें ये जगह इतना अच्छा लगा। और बहुत ही मतलब एक पूंजीवादी थे वो, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, पर बहुत ही दयालु किस्म के इंसान थे। और गरीबी को देख के काफ़ी मतलब एक तरह से गरीबों के मसीहा उनको कह सकते हैं। तो यहाँ के उन्होंने देखा यहाँ की गरीबी और यहाँ की जो संघर्ष है यहाँ के लोगों का, एक तो वाइल्ड लाइफ से, और एक अपनी मतलब गरीबी के कारण जो भौगोलिक सिचुएशन है यहाँ का, उसे देखकर वे काफ़ी द्रवित हुए। और यहीं पे उन्होंने काफ़ी ज़मीनें सुंदरवन टाइगर रिज़र्व में, उस समय तो टाइगर रिज़र्व था नहीं, ये टाइगर्स थे पर घोषित नहीं हुआ था कोई, तो यहाँ पे बहुत सारी उन्होंने ज़मीनें खरीदी। और यहाँ पे जितने भी बिहार, उड़ीसा, बंगाल जो भी थे, वहाँ से लोगों को जो उनको लगता था कि काफ़ी गरीब है, जिनकी सहायता होनी चाहिए, यहाँ पे लाके उन्होंने बसाया। और एक तरह से अपना जो है पूंजी का बहुत बड़ा हिस्सा उन पे खर्च करना शुरू किया। यहाँ पे इन्होंने गौसाबा आइलैंड पे स्कूल बनाया, हॉस्पिटल बनाए, और यहाँ को लोगों को रोज़गार दिया, प्रशिक्षण दिया। तो एक तरह से मतलब वो गरीबों के मसीहा के रूप में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काम किया। तो हैमिल्टन साहब के काम से गांधी जी भी काफ़ी प्रभावित हुए। और हैमिल्टन साहब ने गांधी जी को कई बार बुलाया भी था, पर उन्हें मौका नहीं मिला।
पर उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जो हमारे कवि गुरु हैं, तो उनको भी बुलाया था। वो 1932 में यहाँ पे आए और यहाँ की व्यवस्था को देखा जो हैमिल्टन साहब ने डेवलप किया था। समझिए कि उस समय सहकारी व्यवस्था जो अभी हमारा डेवलप हो रहा है इंडिया में जगह जगह, उस सहकारी व्यवस्था को वो उसी समय लेके आ गए थे। आपस में सहयोग कर पैसा एक दूसरे को लोन देना या बैंकिंग व्यवस्था इस टाइप से काफ़ी उन्होंने डेवलप किया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब आए तो उनके लिए भी एक यहाँ पे उन्होंने घर बनवाया था। और गांधी जी तो नहीं आ पाए, पर उनके जो मुख्य सचिव थे महावीर देसाई जी, उनको उन्होंने भेजा था। तो वो आके उन्होंने यहाँ की व्यवस्था को देखा था। गांधी जी से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने कहा था कि इस व्यवस्था को अगर लागू किया जाए तो इंडिया में जमींदारी व्यवस्था को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूंजीवादी व्यवस्था को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साम्यवादियों के साथ मिलकर ही जो साम्यवादी धारा है उसको भी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पूंजीवादी अगर चाहे तो अपने प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा या अपने धन का कुछ हिस्सा खर्च कर और मतलब गरीबों की सहायता कर सकते हैं। तो एक तरह से गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे इनसे। तो आइए अब चलते हैं, हम देखते हैं इस बंगले को। और एक और खूबी है इस बंगले की कि ये बंगला ऐसी जगह पे है जहाँ तूफ़ान प्रभावित है। इसके पहले कुछ सालों पहले आइला तूफ़ान भी आया था, पर ये बंगला इतना शानदार तरीके से बना हुआ है कि इसको कुछ हानि भी नहीं पहुंचती है तूफ़ान वगैरह में। तो चलिए हम देखते हैं इस बंगले को। ये देखिए, ये हैमिल्टन साहब का स्टैचू बना हुआ है। और ये उनका बंगलो है। थोड़ी देखिए बांग्ला में लिखा हुआ है बैकन बांग्ला। विश्व कवि श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर के लिए बनवाया था इन्होंने। और देखिए है वुडन है, पर देखिए इतना मजबूत है कि इतना तूफान वगैरह भी आता है पर इसको कुछ होता नहीं। और यहाँ पे एक स्टैचू है। ये हैमिल्टन साहब हैं और ये आई थिंक महावीर देसाई जी हैं। और एक छोटा सा पार्क भी है यहाँ बनाया हुआ। बच्चों के लिए भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का ये है। एक गौतम बुद्ध की स्टैचू है।